Hi Sunil, welcome to the show. How are you, Sunil? Hi, good afternoon. Thank you for having me on the show. I'm good. Thank you for your time. Sunil, what's the outlook for the commodity market? A lot of volatility seen in last couple of sessions. Jignesh, in fact, as you rightly mentioned, silver corrected by almost 10,000 rupees per kg if we compare the prices just few days back. Even गोल्ड के प्राइसेस में भी हमने अच्छा खासा करेक्शन देखा है. मेरे ख्याल से एक डेढ़ हफ्ते पहले ही हमने 52,000 का रेट देखा हुआ था 10 ग्राम का एमसीएक्स पे. अभी वो तकरीबन 50,000 के नीचे के लेवल पे ट्रेड होते आ रहा है. अभी 49,860 के रेंज में ट्रेड हो रहा है. बेसिकली अगर हम देखें तो इसको दो मेजर चीजें जो हैं इसको ड्राइव कर रही हैं प्राइसेस को थोड़ा डाउन लेके आने में. एक जो हमने देखा है कि डॉलर इंडेक्स जो है अभी 94 के लेवल को पार कर गया है, जो कि रिसेंट टाइम में 92.8 के लेवल पे सस्टेन हो रहा था. तो डॉलर इंडेक्स का स्ट्रांग होना एक सबसे बड़ा नेगेटिव न्यूज है गोल्ड और सिल्वर की अगर हम बात करते हैं तो. या तो इवन जितने भी डॉलर डिनोमिनेटेड कमोडिटीज हैं उनके लिए जितना डॉलर स्ट्रांग होगा उतना प्राइसेस में हमें थोड़ा सब्सटेंशियल फॉल देखने को मिलता है. स्पेशली गोल्ड की अगर हम बात करते हैं या सिल्वर की हम बात करते हैं तो अभी का मेरे ख्याल से अगर हम ओवरऑल इकोनॉमिक सिनारियो देखते हैं ग्लोबल लेवल पे तो वी हैव नाउ स्टार्टेड सीइंग द राइज इन कोविड केसेस इन द यूके एंड यूरोजोन अगेन. So there were talks about, UK imposing a lockdown, across patches that may hamper the economic activities they had recently begun. But anyhow, Boris Johnson clarified that they are not in a mood to impose any more lockdown and they're in a position to manage this situation without implementing a lockdown. जब से ये न्यूज आया थोड़ा बहुत जीबीपी स्ट्रांग होते हुए नजर आया, बट अदरवाइज भी हम देखते हैं तो ओवरऑल सिनारियो मार्केट में जो पैनिक है सेकेंड वेव को लोग लेके और इवन जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे यूरोजोन में उसमें कहीं ना कहीं आने वाले समय में ब्रेक लग सकता है विद नंबर ऑफ केसेस गोइंग अप अगेन. तो ये सोचते हुए डॉलर इंडेक्स में अच्छी खासी हमने बढ़ोतरी देखी है और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें गोल्ड एज ए सेफ हेवन के तौर पे देखा जाता है, एज अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट एवेन्यू देखा जाता है डॉलर के अगेंस्ट. जब डॉलर स्ट्रांग होता है तो ऑब्वियसली इसका असर नेगेटिव वे में गोल्ड के ऊपर देखने को मिलता है और सिल्वर नॉर्मली गोल्ड के ट्रेंड को फॉलो करता है. एंड दैट्स द रीजन व्हाई वी सॉ डिसेंट करेक्शन इन गोल्ड. अप्रोक्सीमेटली 2,000 पॉइंट का करेक्शन हमने देखा है डोमेस्टिक मार्केट में और सिल्वर में तकरीबन हमने 10% के ऊपर का करेक्शन देखा. इन अ वे अभी वो 59,200 के लेवल में ट्रेड होते जा रहा है. अगर हम कॉमेक्स की बात करते हैं तो डॉलर टर्म में $1,900 पर ट्रॉय आउंस का जो सपोर्ट है गोल्ड का वो टूट चुका है. अभी $1,887 के रेंज में गोल्ड ट्रेड हो रहा है. तो टेक्निकल फ्रंट पे भी देखते हैं तो मुझे लगता है कि ये अगला सपोर्ट लेवल इसका $1,850 का होगा गोल्ड का. तो इसका मतलब और $35 का करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है. और चांदी भी $24 के नीचे का लेवल अभी कॉमेक्स पे हमें ट्रेड होता है नजर आ रहा है. तो इसमें भी मुझे लगता है कि $23 के आसपास या $22.50 $22.50 के रेंज में ये भी सर्वाइव हो सकता है. तो गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम रूपी पर्सपेक्टिव क्या होगा सपोर्ट फॉर बोथ गोल्ड एंड सिल्वर? जी मुझे लगता है कि 49,500 का सपोर्ट जो है इमीडिएट हम देखने को मिल सकता है हमें एमसीएक्स के फ्रंट पे. अभी 49,945 चल रहा है तो और 500 रुपए नीचे का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है रूपी टर्म में. गोल्ड की पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करते हैं तो अगर हम चांदी के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो चांदी में 58,000 तक का एक सपोर्ट हम मेंटेन करके चले. अभी 59,400 का रेट चल रहा है 1 kg पे. तो और तकरीबन 1,500 पॉइंट का पीछे का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है हमें देखने को मिल सकता है और मुझे लगता है कि वहां से ठीक ठाक बाइंग भी देखने को मिल सकती है. तो मुझे लगता है कि 49 या 49,500 के रेंज में गोल्ड में ठीक ठाक बाइंग इनिशिएट हो सकती है और चांदी में भी मुझे लगता है कि 58,000 के रेंज में एक ठीक ठाक बाइंग जो है फिर से देखने को मिल सकती है. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद द सेम सो द मेटल्स में भी थोड़ी सी बेरिशनेस आ सकती है बिकॉज इंडस्ट्री ऑल्सो विल गेट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ the news of lockdown या slowness in the economy overall? इनफैक्ट देखिए मोस्ट ऑफ द बेस मेटल्स रिसेंटली अगर हमने देखा होगा प्राइसेस जो है मल्टी मंथ हाइस पे ट्रेड हो रहे थे. जैसे हम कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर तकरीबन 540 रुपया पर केजी के रेंज में पहुंच गया था. डोमेस्टिक मार्केट की बात करते हैं तो इवन जिंक की हम बात करते हैं तो ये भी 195 के रेंज में ट्रेड होते हुए हमने देखा है. निकल की अगर हम बात करते हैं तो 1150 रुपया पर केजी के रेंज में हमने ट्रेड होते हुए देखा है. तो ओवरऑल जो पॉजिटिविटी थी, जो लूज मॉनेटरी पॉलिसी सारे सेंट्रल बैंक्स की तरफ से एक स्टांस था जिससे
इजी मनी अवेलेबल था, तो अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलने का हमने देखा हुआ है। इवन चाइना फ्रंट पे हमने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में तकरीबन 6% की बढ़ोतरी हमने देखी है लास्ट मंथ में, और इस महीना भी वो पॉजिटिव आउटकम ही आने का हमने देखा हुआ है। इवन यूएस फ्रंट पे डेटा पॉजिटिव है, और इवन आई थिंक यूरोजोन का भी हम देखते हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में थोड़ा बहुत उछाल हमने देखने को मिला है। तो उसके डायरेक्ट इम्पैक्ट की वजह से बेस मेटल के प्राइसेस में हमें उछाल देखने को मिला था। बट जैसे आपने बताया कि कोविड के केसेस फिर से आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक फियर भी बना हुआ है कि फिर से ये सेकंड लेवल ऑफ लॉकडाउन ना इम्प्लीमेंट हो जाए, जिससे जो इकोनॉमी अभी रिवाइव होनी शुरू हुई है उसमें फिर से ब्रेक न लग जाए। अब इस सिचुएशन को डील करने के लिए जितने भी इन्वेस्टर्स ने या जितने भी ट्रेडर्स ने लॉन्ग पोजीशंस फ्यूचर्स फ्रंट पे इनिशिएट किए होंगे, वो एक लेवल पे बुक प्रॉफिट करके एग्जिट करने के तौर पे भी सोच सकते हैं, और एक थोड़ा बहुत प्रॉफिट हमें देखने को मिला है। और अगर हम बेस मेटल की बात करते हैं कि इवन माइनिंग एक्टिविटीज में थोड़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिली थी। जैसे अगर हम रिसेंटली देखते हैं तो चिली और पेरू के माइंस एक्टिव हो गए हैं, तो अल्टीमेटली जितने भी बेस मेटल्स हैं उनका आउटपुट भी थोड़ा इम्प्रूव होने का एक न्यूज है मार्केट में। तो उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमें थोड़े बहुत बेस मेटल के प्राइसेस पे प्रेशर डालते हुए नजर आ रहा है। बिकॉज इससे पहले लॉकडाउन के दौरान माइनिंग एक्टिविटीज हैम्पर हो गई थी, उस वजह से फिजिकल मार्केट में माल मिल नहीं रहा था बेस मेटल का। बीट कॉपर, लेड, जिंक, एल्यूमिनियम, निकल, ये सब शॉर्टफॉल में चल रहा था, क्योंकि इकोनॉमीज ओपन अप हो गई, बट माइनिंग एक्टिविटीज तब भी ठप थी। अभी ग्रेजुअली वन बाय वन मेरे ख्याल से माइंस अभी एक्टिव हो रहे हैं। जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट 2 माइंस हैं, पेरू और चिली, जैसे मैंने बताया, वो भी एक्टिव हो गई हैं अभी। इवन अफ्रीकन कंट्रीज में भी जो माइनिंग बंद थी वो भी अभी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा बेस मेटल में प्रेशर देखते हुए मिल रहा है। और एज आई सेड, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी है टेक्निकल फ्रंट पे, तो मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा बियरिश ट्रेंड मिल रहा है। बट मुझे ये नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा बियरिश है बेस मेटल। जैसे गोल्ड और सिल्वर में करेक्शन देखने को मिला है, मेरे को नहीं लगता है कि उस हिसाब से बेस मेटल में करेक्शन देखने को मिलेगा। बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड लूज मॉनेटरी पॉलिसी के चलते हुए इकोनॉमिक रिवाइवल पे ही ज्यादातर सेंट्रल बैंक काम करेंगी, और टेम्पोररी कॉल है जिसको एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज कर सकते हैं। तो सुनील, इसको अगर समराइज करना है तो सिंपल है कि इफ ट्रेडर्स आर इन प्रॉफिट, दे शुड रेगुलरली बुक प्रॉफिट्स and be cautious about the next for the next breakout. Correct. And they should keep an eye on the fundamentals. Like a lot of things are happening nowadays. There is a flow of positive and negative news both at a time. So one needs to be very cautious, and one needs to trade with stop loss if they are on the derivatives front at the moment. Sorry, I have one more question regarding UK. The monetary policy for the first time they are saying they are okay to look at negative interest rate. So ये भी एक interesting subject होगा. देखिए, ultimately every central bank wants to have the liquidity available in the market. Nobody wants the money to stay with the bank. Okay, तो जब negative interest rates पे रखेंगे तो you will have more liquidity available in the market. I mean money will be available cheaply. Okay. इवन यूएस में हम बात करते हैं तो यूएस फेड का भी क्लोज टू जीरो रेट्स वो मेंटेन कर रहे हैं, बिकॉज दे वांट द मनी टू स्टे विद द इन द डेवलपमेंट एक्टिविटीज फॉर द इकोनॉमी टू कम आउट ऑफ द कोविड क्राइसिस। तो इससे इंडस्ट्रीज को, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को, जो बिजनेसेस हैं, एमएसएमईज हैं, उनको एक पुश मिलेगा। और जब मनी इजीली अवेलेबल रहेगा तो पीपल विल मैन्युफैक्चर मोर, पीपल विल स्पेंड मोर, बिकॉज इट विल बी अवेलेबल फॉर स्पेंडिंग ऑल्सो, इट विल बी अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो। So in a way, it is a decision to revive economy by allowing people to easily be accessible to the funds and use that to promote the production of goods and services, so that the market में वो circulation बना रहे। Otherwise, if interest rates अगर हम ज्यादा रखते हैं तो money easily available नहीं रहेगा, मार्केट में liquidity crunch आएगा, liquidity crunch आएगा तो मैन्युफैक्चरर्स मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे और स्पेंडिंग भी नहीं होगा, तो अल्टीमेटली इट विल बी अ डिफिकल्ट सिचुएशन टू मैनेज। तो मेरे ख्याल से मोर और लेस सारे ही सेंट्रल बैंक जो हैं इंटरेस्ट रेट्स को मेरे ख्याल से क्लोज टू जीरो रखेंगे, और थोड़े सेंट्रल बैंक जैसे आपने बताया नेगेटिव भी लेके जा सकते हैं। Got it. The next question is, on the agri side, lot of action, parliament में bill pass हुआ है, MSPs have changed. So your takes on that? ओके, देखिए, जो फार्म बिल पास हुआ है उसमें थोड़े पॉजिटिविटीज हैं, थोड़े नेगेटिव्स भी हैं।
क्योंकि अल्टीमेटली वन नेशन वन मार्केट का एक ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का, और वो चाहते हैं कि फार्मर्स रिस्ट्रिक्टेड ना हो कि वो अपना माल सिर्फ एपीएमसी में जाके बेचें. So they wanted to remove the middlemen in a way, open the market where the farmer can now sell the goods and services to the corporates also. बट इन अ वे पॉजिटिविटी ये है कि फार्मर कहीं पे भी बेच सकता है. अभी वो मंडी लाइसेंस का मोहताज नहीं होगा. पैन नंबर है तो वो मार्केट में ओपन मंडी भी कॉर्पोरेट से नेगोशिएट करके काम कर सकता है. बट इसमें 2-3 क्वेरीज हैं. जैसे एमएसपी फ्रंट पे अभी क्लैरिटी मेरे ख्याल से उतना नहीं है, मार्केट में लोगों में समझ नहीं है, क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है एक एपीएमसी में मिलता है, जहां पे फार्मर को मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो एटलीस्ट प्राइस मिलेगा ही. अगर वो आउट ऑफ द मंडी बेचेगा तो एमएसपी लागू होगा नहीं होगा उस पर क्लैरिटी अभी लिखित में आना बाकी है, तो अब मेरे ख्याल से वो टेक केयर कर देंगे. दूसरा ये भी है कि मंडी लाइसेंस जो है देख के दिया जाता था एजेंट्स को, मतलब उनकी क्रेडिबिलिटी वगैरह चेक करके दी जाती थी. अभी उसकी जरूरत नहीं रहेगी. अगर बाहर बेचेंगे माल तो वहां पे कोई भी पार्टिसिपेंट जिसका पैन नंबर है वो आके एक बायर सेलर बन सकता है. तो इन अ वे वहां पे बहुत आसान होगा एक ट्रेडर बनना. अगर मैं आउट ऑफ एपीएमसी की बात करूं तो एक तरफ से एक फ्रीडम मिल रहा है फार्मर को, जहां पे वो एपीएमसी या उसके बाहर वो काम कर सकता है, अपना माल बेच सकता है बेहतर प्राइस के लिए. और एक तरफ एक रिस्क भी है जहां पे कॉर्पोरेट्स जो है हो सकता है थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन भी करें इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, अगर वो एमएसपी लागू नहीं होता है तो. बट आई थिंक सरकार जो है इस फ्रंट पे इंश्योर करेगी कि फार्मर्स को एंड ऑफ द डे बेनिफिट मिले, बिकॉज अल्टीमेटली ये बजट में उनका एजेंडा था ही कि फार्मर का इनकम डबल करना है. और एमएसपी तकरीबन 5 से 6 कमोडिटीज में एमएसपी में जो बढ़ोतरी हुई है, मेनली जैसे चना में या व्हीट में या बार्ले में, मसूर में, मस्टर्ड में, का उनका एमएसपी जो है बढ़ाया हुआ है गवर्नमेंट ने. इट इज गोइंग टू हेल्प द फार्मर्स एनी हाउ. मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज आर ट्रेडिंग क्लोज टू द एमएसपी. लाइक चना भी जो है मेरे ख्याल से 5,100 का एमएसपी अभी रिवाइज हुआ है, जो पहले 4,850 के रेंज में था. तो अभी करंटली वो 5,140, 5,150, 5,100 के रेंज में ही ट्रेड कर रहा है. तो इन अ वे फार्मर को एक सेटिस्फेक्शन है कि उसके जो फसल है उसको इतना मिनिमम वैल्यू मिलेगा ही. तो इससे अल्टीमेटली एंड यूजर को तो बेनिफिट है ही. बेसिकली उसका फार्मर का इंटरेस्ट यहाँ पे टेक केयर हो जाता है. तो इट इज अ गुड मूव टू रिवाइज द एमएसपी अपसाइड, सो दैट फार्मर को उसके क्रॉप का एक बेहतर रेट मिले. बट दूसरे फ्रंट पे थोड़े फार्मर्स का ये भी कहना है कि जितना हाइक हुआ है एमएसपी में वो काफी नहीं है, इज व्हाट दे से कि जितना बढ़ोतरी हमें देखने को मिला है हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उससे ज्यादा एमएसपी में बढ़ोतरी होगी. बट एनीवेज दिल बी बोथ पॉजिटिव एंड टू एंड प्रो आर्ग्यूमेंट ऑन दैट. But in a way, it is a positive move of increasing the MSPs of the main commodities that we're seeing. From now trading perspective, what is your reading about agri commodity right now? Okay, I think we can focus on 4 commodities in agri, especially say pulses में हम चना को ध्यान में रख सकते हैं. चना अगर हम देखते हैं फंडामेंटल्स अगर हम ट्रैक करते हैं तो इसके इंपोर्ट्स बहुत ही कम हुए हैं, और नाफेड जो गवर्नमेंट एजेंसी है वो भी 3 लाख टन का बफर स्टॉक रिटेन करेगी. इसका मतलब माल जो है उनको उतना रखना पड़ेगा. और फेस्टिव डिमांड भी अभी है, आने वाले समय में दीपावली है, दशहरा है, तो फेस्टिव डिमांड भी इसमें देखने को मिल सकता है. और अगर हम देखें तो एक्सेस बारिश के कारण महाराष्ट्र और एमपी में भी क्रॉप डैमेजेस के न्यूज हैं. तो फिजिकल मार्केट में स्टॉक न होने के कारण और इनफैक्ट इंपोर्ट्स भी नहीं हो रहे हैं और फेस्टिव डिमांड भी है, और बारिश के कारण जो डैमेज हुआ है उसकी वजह से चने के प्राइसेस में इजाफा हमें देखने को मिल सकता है. तो एक गुड अपॉर्चुनिटी टू बाई चना अराउंड 5,100 रेंज with a target of 5,350 to 5,400 rupees, and one can maintain a stop loss of 5,000 rupees if you want to buy and hold it for say week or 10 days time. अगर हम ऑयल सीड्स की बात करते हैं तो सोयाबीन भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है. हालांकि सोयाबीन का हार्वेस्टिंग सीजन अप्रोच कर रहा है अभी, बट अगर हम करंट सिचुएशन देखते हैं तो जो स्टैंडिंग क्रॉप है, जो करंट रेन की सिचुएशन है उसकी वजह से स्टैंडिंग क्रॉप पे एक रिस्क मंडरा रहा है क्रॉप डैमेज का. और जो वेदर फोरकास्ट भी है यही कहता है कि शायद बारिश जो है अक्टूबर तक एक्सटेंड हो जाए, जिसके वजह से जो लेट सोन क्रॉप है सोयाबीन का उस पर थोड़ा बुरा असर पड़ सकता है. तो ये 2 फैक्टर जो है सोयाबीन के प्राइसेस में एज ए ड्राइवर साबित हो सकते हैं डोमेस्टिक मार्केट में. अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं तो सीबॉट सोयाबीन जो है चाइना के फ्रंट पे फर्म डिमांड की वजह से प्राइसेस जो है इंटरनेशनल मार्केट में अपसाइड है, और ग्लोबल लेवल पे सप्लाईज भी टाइट हैं, उस वजह से
इंटरनेशनल सोयाबीन के भी प्राइसेस जो है वो थोड़े फर्म है। तो मुझे लगता है कि डोमेस्टिकली बारिश की वजह से जो क्रॉप के फ्रंट पे रिस्क है और इंटरनेशनली चाइना की तरफ से जो डिमांड है, वो दोनों चीजें जो है मुझे लगता है कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती हैं डोमेस्टिक लेवल पे। 3,950 या 3,900 की रेंज में सोयाबीन बाई किया जा सकता है और 3,850 तक का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके मुझे लगता है कि 4,100 तक का एक रेंज जो है सोयाबीन में देखने को मिल सकता है। और आई मीन इफ वी टॉक अबाउट से मे बी गुआर सीड, जो एक वेल नोन कमोडिटी है इंडियन मार्केट में, प्रिडोमिनेंटली एक्सपोर्ट हम करते हैं मार्केट में, तो ये अपना गुआर सीड भी जो है एक ठीक ठाक बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा जा सकता है। हालांकि अभी हार्वेस्टिंग अर्ली सोन क्रॉप का हार्वेस्टिंग अभी शुरू हो गया है। जो इरिगेटेड बेल्ट्स थे वहां से सप्लाई आना शुरू हो गया है। बट इसका मेजर कंसर्न ये है कि सोइंग एकरेज जो है वो बहुत ही कम है। तो इस बार क्रॉप का जो आउटपुट एक्सपेक्टेड है वो कम है लास्ट ईयर के मुकाबले। और इवन जो गुआर गम का डिमांड यूएस से आने वाला है, उसका भी एक तरफ से सपोर्ट मार्केट के प्राइसेस पे देखने को मिल सकता है। तो ऑल इन ऑल मुझे लगता है कि गुआर सीड भी 3,900 के रेंज में एक बाय इनिशिएट किया जा सकता है और 4,100 का एक टारगेट मेंटेन करके चल सकते हैं और 3,800 या 3,850 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। राइट सुनील, सो नाइस ऑफ यू टू एक्सप्लेन, इतना आपने अच्छे से समझाया हमको and you have covered entire universe of commodity in such short of span of time. Just last one question, natural gas and crude, what's your take? ओके, देखिए क्रूड ऑयल एज ए एनर्जी सेक्टर में दो चीजें हैं इसमें। एक, जो हरिकेन सीजन की वजह से क्रूड ऑयल का जो कोस्टल पार्ट में जो मतलब क्रूड ऑयल के जो एक्सट्रैक्शन पॉइंट्स हैं वहां पे सप्लाई हैम्पर हुआ था, उस वजह से इमीडिएट बेसिस पे हमने प्राइसेस को थोड़ा जंप होते हुए देखा था। बट कोई मेजर डैमेज न होने की वजह से अगेन वंस द हरिकेन वाज गॉन, आई थिंक द प्रोडक्शन वेंट बैक टू नॉर्मल। अगर हम क्रूड ऑयल की डिमांड की बात करते हैं ग्लोबल लेवल पे, विद द करंट सप्लाई अवेलेबिलिटी इन द मार्केट, the demand forecast which we had a couple of months back for crude oil is being revised on the downward side. So we were expecting a jump in crude oil consumption once the countries, open up their economy, open up their, travel restrictions and all. But we did not see the same, reflecting in the crude oil consumption. So ultimately, the energy agencies of US, they had to cut down the crude oil price forecast, considering the lack of demand that we are seeing currently. Even though OPEC plus nations are maintaining their production cut compliance to an extent in a decent way, but still, since the demand is not there in the market, the production cut is still not helping the prices to move up. So currently, I believe crude oil prices will trade in a tight range. WTI, mostly it will maintain a range of $36 to $41 mark. Currently, we are seeing it to trade around $40 mark. So we expect the prices in the near term to trade close to $38 to $37 mark. So in rupee term, 2,935 रुपीज के रेंज में पर बैरल जो ट्रेड हो रहा है M6 पे, मुझे लगता है ये 2,800 या 2,750 के रेंज में सर्वाइव हो सकता है डोमेस्टिक मार्केट में। नेचुरल गैस की अगर हम बात करते हैं, तो अभी का जो सीजन है ये फॉल सीजन कहलाता है। नवंबर से विंटर शुरू होगा, तो नवंबर तक यूएस में टेम्परेचर एक्सट्रीम कोल्ड या एक्सट्रीम हॉट नहीं रहेगा, तो नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा। उसके चलते नेचुरल गैस का डिमांड जो है ऐसा एक्सूबरेंट नहीं रहेगा, एग्जैगरेटेड डिमांड हमें देखने को नहीं मिलेगा। इन बिटवीन अच्छी बारिश हुई थी, तो उस वजह से जो गर्मी थी वो कम हो गई थी, तो उस वजह से प्राइसेस में गिरावट हमको देखने को मिला था। इवन हरिकेन्स या स्टॉर्म्स की वजह से पावर आउटेज हुआ था यूएस में मेजोरिटी पार्ट्स में, तो पावर आउटेज की वजह से भी नेचुरल गैस का कंजम्पशन जो है कम हो गया था, तो उस वजह से हमने प्राइसेस में गिरावट देखी थी। सो इन अ वे natural gas is trading near to its recent lows, हम बोल सकते हैं, क्योंकि we have seen natural gas trade close to 199 rupees in domestic market. Now it is close to 135. So I advise maybe अगर ये 135 तक आता है कि bottomed out region है, यहाँ पे एक buy initiate कर सकते हैं। एंड जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है, जो आगे आने वाले कॉन्ट्रैक्ट हैं अक्टूबर या नवंबर के, वो अच्छे खासे प्रीमियम पे ट्रेड हो रहे हैं, 60 से 70 रुपए के प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उन्हें नेचुरल गैस में, क्योंकि ये 25 तारीख को एक्सपायर होगा, 2 दिन का टाइम है अभी, तो 2 दिन के पर्सपेक्टिव से 130 टू 131 के रेंज में बाई करना चाहिए। 128 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 140 तक का टारगेट लेके चल सकते हैं। थैंक यू सो मच सुनील, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।
Thank you very much for having me on the show. Yeah, thank you. Thank you.